Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of September week 1. आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सितंबर वीक 1 के करंट अफेयर्स पर बात करने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा और उसके साथ साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए उसे भी बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट न्यूज के साथ और हमारा फर्स्ट न्यूज आता है ये। Indian Railway have installed Meghdut machine at Dadar, Thane and other station of Mumbai division. सिंपल है। अभी जो हमारा इंडियन रेलवेज है ना, इंडियन रेलवे ने एक मशीन लगाई है जिस मशीन का नाम क्या है, मेघदूत। ये मेघदूत मशीन का मेन वर्क क्या है, ये क्या करती है, देखो, कन्वर्ट वाटर वेपर इन द एयर। जो भी वाटर वेपर एयर के अंदर मौजूद है उसको पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करती है। पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारे एयर में वाटर वेपर मौजूद है उसको पानी में कन्वर्ट करती है, और वो पानी आप इधर से उधर बोतल में भरने वाला, सिंपल सी बात है, उस पानी को आप बोतल में आसानी से भरकर इधर से उधर कैरी कर सकते हैं। तो जो भी एक नई मशीन इंडियन रेलवे ने लगाई है जिसका नाम है मेघदूत, मुंबई डिवीजन के कुछ रेलवे स्टेशन पर इसे लगाया गया है, जिसका मेन काम क्या है, जो भी वाटर वेपर एयर में मौजूद है उसको पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने का काम इस मेघदूत नाम की मशीन का है। कहां पर लगाई गई है, मुंबई डिवीजन के कुछ रेलवे स्टेशन पर इसे लगाया गया है। तो ये है हमारा पहला पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट न्यूज। नाम याद रखना है मेघदूत। अब रेलवे की बात चल रही है, रेलवे की बात चल रही है तो रेलवे से रिलेटेड दूसरा पॉइंट देख लो, भोपाल। भोपाल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भोपाल रेलवे स्टेशन है, भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार सर्टिफिकेशन मिला है ईट राइट स्टेशन में। तो मतलब यहां पर जो खाना प्रोवाइड होता है पैसेंजर्स को, उसको FSSAI ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक क्वालिटी फूड बताया है, जिस कारण से इनको 4 स्टार अभी हाल ही में दिए हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन को FSSAI ने ईट राइट स्टेशन बताया है। कैसा स्टेशन, ईट राइट स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन को बताया है। तो ये दो बातें किसके बारे में हो गई, रेलवेज के बारे में। एक मेघदूत नाम की मशीन, दूसरा भोपाल रेलवे स्टेशन बना ईट राइट स्टेशन। ठीक है, तो ये दो बातें आपको क्लियर होती हैं रेलवेज के बारे में। और भोपाल के बारे में जानना चाहते हो तो बता देता हूं। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज चल रहा था भोपाल के बारे में। क्या था, जो WHO ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया इंडिया के अंदर भोपाल को बनाएंगे हेल्दी सिटी। हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी सिटी ऑफ इंडिया। ए भोपाल को बना रहे हैं हेल्दी सिटी ऑफ इंडिया। WHO recently declared they will develop भोपाल as a healthy city of India. भोपाल as a healthy city of India. तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई रेलवे के बारे में, और एक बात क्लियर हो गई भोपाल के बारे में। चलते हैं अपने सेकंड न्यूज की ओर, और आज का हमारा सेकंड न्यूज आता है ये। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has commissioned India's first indigenous aircraft carrier INS विक्रांत। इंडिया का पहला पहला इंडिजीनियस, इंडिजीनियस क्या होता है, मतलब इंडिया में बना हुआ, इंडिया में बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। इंडिया में बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कमीशन किया है, जिसे 20,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मींस इसकी कॉस्ट कितनी है, 20,000 करोड़। कोची केरला में इसे, वो कह रहे हैं एट द कोची शिपयार्ड लिमिटेड केरला में इसे कमीशन किया गया है। एक होता है, देखो, वर्ड कमीशन करना, एक होता है डीकमीशन। जब भी कोई शिप रिटायर हो जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डीकमीशन।
और जब भी कोई नया इंडियन नेवल शिप आगे शामिल होता है हमारे नेवी में, तो उसको बोलते हैं कमीशन होना। नया शामिल होना, कमीशन होना, पुराने वाला रिटायर हो जाना, डीकमीशन। तो कौन सा नया इंडियन नेवल शिप में, इंडियन नेवल शिप हमारी नेवी में शामिल हुआ है, उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। इसकी मेन खासियत यह है कि इंडिया में फुल्ली तरीके से डेवलप हुआ है, फुल्ली इंडियन टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप हुआ है। इसमें कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी का भी कोई भी हेल्प नहीं लिया गया है, फॉरेन कंपनीज की भी कोई भी हेल्प नहीं ली गई है। इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम क्या है, आईएनएस विक्रांत। ठीक है, इतना सा याद रखना है, आईएनएस विक्रांत ये इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। चलिएगा आगे चलते हैं अपने थर्ड न्यूज की ओर। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। थर्ड न्यूज की ओर चलते हैं। द इंडियन सिटी नीलंबुर एंड त्रिशूर इन केरला, वारंगल इन तेलंगाना। तो 3 सिटी हो गई। एक तो हो गई NILAMBUR नीलंबुर, दूसरी है त्रिशूर, ये दोनों है केरला की, वारंगल है तेलंगाना का। ये 3 सिटी बिकम इंडियाज फर्स्ट एंट्रेंट इन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी, ये क्या होता है, जब भी कोई प्लेस ऐसा फेमस प्लेस हो कि किसी राजा महाराजा के कल्चरल प्लेसेस के साथ जुड़ा हुआ हो, या उसका कुछ कह सकते हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो, ठीक है, ऐसे प्लेसेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर तो करता ही है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्राइटेरिया अलग है। जो इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको बताया था मैंने, इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहले 38 होती थी, 2 नई ऐड हुई थी। कौन कौन सी ऐड हुई थी, तेलंगाना का रामाप्पा टेम्पल और गुजरात का धोलावीरा, वो 2 नई ऐड हुई थी। इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पूरा सेशन आपको दे रखा है उसके ऊपर, वो तो बात अलग है। अब दूसरा मैंने पढ़ाया था, यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी है। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो लास्ट क्लास में बताया था कि जो गरबा है, गरबा अभी नॉमिनेट हुआ है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए। अभी तक यूनेस्को की 14, इंडिया में 14 इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। लास्ट ही क्लास में पढ़ाया था जब मैंने अगस्त के 4th वीक के पढ़ाए थे। ठीक है, अब बात ये चलती है कि अब यूनेस्को का एक नया कंसेप्ट आया, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी, जिसमें वो कहते हैं बहुत सारे शहर आते हैं, जिसमें टोटल 294 हैं। टोटल 294 ऐसी सिटीज हैं जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में आती हैं। और पहली बार इस नेटवर्क में इंडिया के 3 शहर शामिल हुए हैं। इस नेटवर्क में इंडिया के 3 शहर शामिल हुए हैं, नीलंबुर त्रिशूर केरला के, वारंगल तेलंगाना का। 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल हुए हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में अभी हाल ही में ये 3 सिटीज इंक्लूड हुई हैं। ठीक है, पता चल गया। यूनेस्को के बारे में तो पूरा पता है, हेडक्वार्टर पेरिस में है, ऑड्रे एजोले हेड हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में 40 हैं, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंडिया में 14 हैं। ये सारी बातें तो तुम्हें पता ही हैं। चलिएगा आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज आता है नौखाई। नौखाई फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? नौखाई फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ओडिशा का एक फेमस फेस्टिवल नौखाई फेस्टिवल। ओडिशा का एक फेमस फेस्टिवल नौखाई फेस्टिवल। बस इतना सा याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। नौखाई फेस्टिवल कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? ओडिशा में। ओडिशा में इसे मनाया जाता है, जो एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। जब नई क्रॉप्स का, ये कह रहे इट इज ऑब्जर्व टू वेलकम अ न्यू क्रॉप ऑफ द सीजन। नई क्रॉप्स का वेलकम इसमें किया जाता है। गोडेस
गोडेस सामालेश्वरी की पूजा इस फेस्टिवल में की जाती है। जो एक सामालेश्वरी देवी है उनकी पूजा इस फेस्टिवल में की जाती है। नौखाई फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? ओडिशा में। और ओडिशा का वो वाला फेस्टिवल तो तुम्हें भूलना नहीं है जिसको अभी हाल ही में गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, है ना? लास्ट क्लास में बताया था, बाली यात्रा। बाली यात्रा, ओडिशा का जो बाली यात्रा है वो अभी हाल ही में किसमें शामिल हुआ था? गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में बाली यात्रा। ठीक है, अब ओडिशा की बात चल रही है तो ओडिशा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अभी हाल ही में रीजनल मेडिसिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है। कहां पर? भुवनेश्वर में। और इंडिया का पहला पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी इंडिया की पहली पहली कहां पर बनी है? ओडिशा के अंदर बनी है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में ओडिशा ने टॉप किया है। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में ओडिशा ने टॉप किया है। अभी माइलेट्स डे, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, माइलेट डे भी बताया था, माइलेट ईयर भी बताया था। नेक्स्ट ईयर 2023 इज ऑब्जर्व्ड एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स, याद है ना? एंड माइलेट्स डे अभी ओडिशा ने डिक्लेयर किया, बाजरा दिवस, माइलेट्स डे 10th ऑफ नवंबर को। और बाली यात्रा तो अभी तुम्हें बताया ही है, बाली यात्रा जो ओडिशा के कटक में होती है, रिसेंटली से गिनेस बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इंक्लूड किया गया है। गिनेस बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इसे इंक्लूड किया गया है। ये है ओडिशा के बारे में सारी बातें, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। पहला है नाउ खाई फेस्टिवल, कहां पर होता है? एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ओडिशा में। सेकंड है रीजनल मेडिसिन रिसर्च सेंटर एंड इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ओडिशा में। नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया में ओडिशा ने टॉप किया है। माइलेट्स डे अभी हाल ही में ओडिशा ने सेलिब्रेट किया 10th ऑफ नवंबर को। और अभी गिनेस बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ ओडिशा की बाली यात्रा, ओडिशा की बाली यात्रा गिनेस बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर चलते हैं अपने अगले न्यूज की ओर। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी का? यहां तक अगर कोई डाउट है तो मतलब सिंपल सी बात है कि अच्छे तरीके से ना अगर देखोगे आराम आराम से तो चीजें अपने आप ही क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर खोला गया है? बेंगलुरु के अंदर। जिसे किसने बनाया है? द पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय L&T, जो लार्सन एंड टर्बो नाम की कंपनी है, वो इंडिया का पहला पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना रही है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। इंडिया का पहला पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर बन रहा है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। अब पोस्ट ऑफिस की बात चल रही है, पोस्ट ऑफिस की बात चल रही है तो आपको पोस्टल डे भी पता होना चाहिए। वर्ल्ड पोस्टल डे, वर्ल्ड पोस्टल डे 9th ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा डे है? वर्ल्ड पोस्टल डे। कब मनाते हैं? 9th ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ और बता दूं, तुम्हें पता है इंडिया के अंदर ना जो सारे के सारे पोस्ट ऑफिस है उनको पेमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है। वो सारे के सारे क्या बन गए? IPPB, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। वैसे इसके अलावा बाकी सारे पेमेंट बैंक प्राइवेट सेक्टर के हैं, लेकिन कुछ पब्लिक सेक्टर में से सिर्फ एक ही ऐसा पेमेंट बैंक है जो सरकारी है। बाकी सारे प्राइवेट है, एक ही सरकारी है, एक ही पब्लिक सेक्टर का है जिसका नाम है IPPB, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग हैज रिसेंटली
नीति आयोग has recently declared Haridwar, the holy city of Uttarakhand, as the best aspirational district of India on the basis of 5 parameters. Haridwar has secured first position is basic in a basic infrastructure theme. तो ना अभी हाल ही में नीति आयोग के बारे में तो वो मैंने चैप्टर दिया ना, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग, ठीक है, आपको दे रखा। प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में होता क्या है, सभी को पता है कि इंडिया में पहले प्लानिंग कमीशन होता था 1950 में बना हुआ, उसके बाद 2015 में मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग बनाया था, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन्होंने अभी लिस्ट जारी करी बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की, और बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में टॉप किसने किया है? बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप किया है वो कौन से सिटी ने टॉप किया है? तो बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है हरिद्वार ने। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है किसने? हरिद्वार ने। कुछ इन्होंने पैरामीटर सेट किए होंगे, 5 पैरामीटर, और पांचों के पांचों पैरामीटर को अचीव किया हरिद्वार ने और बना इंडिया का बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब हरिद्वार की बात चल रही है, हरिद्वार की बात चल रही है तो हरिद्वार के बारे में स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में भी एक पॉइंट आया था, बेस्ट गंगा टाउन, मतलब क्लीनेस्ट गंगा टाउन। ठीक है, तो ये भी मैंने न्यूज यहां पर ऐड कर दी है। हरिद्वार, हरिद्वार क्लीनेस्ट अमंग टाउन्स ऑफ गंगा बैंक, गंगा के किनारे जो शहर हैं उसमें सबसे साफ शहर कौन सा मिला है? उसमें सबसे साफ शहर इस साल का 2022 का। अब आप कहोगे सर हम तो पढ़ रहे हैं सितंबर के करंट अफेयर, एडिशनल इंफॉर्मेशन में अक्टूबर के हैं। अरे कोई बात नहीं, हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट किसी भी तरीके से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो हमें वो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो याद रख लेना, हरिद्वार बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी बना है और क्लीनेस्ट गंगा टाउन भी बना है। दोनों के दोनों पॉइंट हरिद्वार से रिलेट करते हैं, क्लीनेस्ट गंगा टाउन और बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, दोनों कौन से हैं? हरिद्वार। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज आता है, तुम सभी को पता है राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है। राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है। ठीक है, और तुम्हें पता है सारा का सारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग वाला, वो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेट करता है? तो नई ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो सारा सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में आता है। ठीक है, राजपथ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी रिसेंटली लॉन्च फर्स्ट वर्चुअल स्कूल, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल अफिलिएटेड विद द दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हाँ भाई, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के थ्रू अभी हाल ही में इंडिया का पहला पहला वर्चुअल स्कूल, ओके, फर्स्ट वर्चुअल स्कूल अभी हाल ही में दिल्ली में ओपन हुआ है, फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। इस स्कूल में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होंगे। कोई स्टूडेंट जेईई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो एसोसिएशन विद द गूगल एंड स्कूल नेट इंडिया के साथ मिलकर ये बच्चे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। ये स्कूल 9th to 12th तक होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, पेपर ऑनलाइन, टीचर्स ऑनलाइन, पढ़ाई ऑनलाइन, मतलब सब कुछ वर्चुअली है ना। तो अभी फर्स्ट वर्चुअल स्कूल कहां पर खुला है? फर्स्ट वर्चुअल स्कूल मतलब प्लेस तो है नहीं, तो दिल्ली में दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के नाम से दिल्ली बोर्ड से एफिलिएटेड ये वर्चुअल स्कूल ओपन किए गए हैं ऑनलाइन। ठीक है, वर्चुअल स्कूल याद रखिएगा, इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल कौन सी गवर्नमेंट ने ओपन किया है? दिल्ली गवर्नमेंट। इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल कौन सी गवर्नमेंट ने ओपन किया है?
दिल्ली गवर्नमेंट ने। चलो, अब वर्चुअल स्कूल की बात चल रही थी, साथ साथ अभी मोदी जी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए ना, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पुराने गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, उसको नया रूप दे रहे हैं। अब उनको गवर्नमेंट स्कूल के बजाय क्या बोलेंगे, पीएम श्री स्कूल, पीएम श्री स्कूल बोलेंगे। और इन स्कूलों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार चेंज करने के लिए ही ये पीएम श्री स्कूल का कंसेप्ट आया है। पहले स्टार्टिंग में 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन स्कूल्स को अपग्रेड करना है। पीएम श्री स्कूल, श्री की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, पीएम श्री स्कूल, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर। देखें, नेक्स्ट आता है, Tripura has become the first state in India to have the first modified bio village. 10 bio village are completed and the first bio village, पॉइंट ये पता चला, India's first bio village, India's first bio village is Dapsara, दापसारा विलेज ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो दापसारा विलेज है वो इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज बना है। इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज कौन सा है, दापसारा। अब बायो विलेज दापसारा है, कौन से स्टेट में पड़ता है, त्रिपुरा में पड़ता है, फर्स्ट बायो विलेज। तो इससे रिलेटेड और पॉइंट बता दूं, जैसे पता चला इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज, थोड़े दिन पहले चल रहा था इंडियाज फर्स्ट सोलर विलेज, ओके, इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज, कार्बन न्यूट्रल विलेज। तो ये तीन अभी न्यूज चल रहे थे, इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज, इंडियाज फर्स्ट सोलर विलेज और इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज। और ये इनके नाम ध्यान से सुनो, बायो विलेज तो तुम्हें पता चल चुका है जो, और पता इसमें होगा भी क्या, सारा कुछ क्या है, बायो है, मतलब किसी भी प्रकार से कार्बन इमिशन वाला जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म यहां पर नहीं हो रही है। ठीक है, और बायो विलेज कौन सा है, दाप सारा, दाप सारा। ठीक है, कहां पर पड़ता है, त्रिपुरा में, त्रिपुरा। सेकंड क्या है, इंडियाज फर्स्ट सोलर विलेज मोधेरा, MODHERA, मोधेरा, मोधेरा गुजरात में। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज, कार्बन न्यूट्रल विलेज, तो ये जो बना है वो बना है पाली, पाली विलेज। पाली विलेज कहां पर है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज दापसारा, इंडियाज फर्स्ट, ये सब इंडियाज फर्स्ट हैं, इंडिया में पहला पहला है तभी तो इंपॉर्टेंट बना है। इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज दापसारा, इंडियाज फर्स्ट सोलर विलेज मोधेरा, इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज पाली। यहां पर मैंने ऐड भी किया हुआ है, देखो, गुजरात मोधेरा इज द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर विलेज, पाली इज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज। तो याद रखिएगा, पाली कार्बन न्यूट्रल विलेज, मोधेरा इंडियाज फर्स्ट सोलर विलेज एंड दापसारा इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज। ठीक है, और मोधेरा के बारे में बताऊं, मोधेरा ये जो विलेज है ना, मोधेरा में तो वो जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है ना, एंटोनियो गुटारेस, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेस भी विजिट पर आए थे इस मोधेरा विलेज के अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। देखिएगा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है, चाइना ने अभी हाल ही में एक नया
रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है याओगन। याओगन 3302। याओगन 3302 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। सिर्फ नाम याद रखना है, चाइना। और तुम्हें चाइना की स्पेस एजेंसी पता है, सीएनएसए, चाइनीज स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइनीज स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तुम्हें इंडिया की भी स्पेस एजेंसी पता है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रशिया की स्पेस एजेंसी भी जानते हैं, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, रॉसकॉस्मॉस। रॉसकॉस्मॉस। ठीक है, साथ साथ स्टैटिक भी कवर करते चलो। ओके, चाइना की सीएनएसए, हमारा यूएसए रह गया, यूएसए की नासा, यूएसए की नासा, फिर जापान। और यही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज में चलती हैं, यही स्पेस एजेंसी, जापान की जाक्सा। जापान की जाक्सा, यूएसए की नासा, रशिया की रॉसकॉस्मोस, इंडिया की इसरो और चाइना की सीएनएसए। सीएनएसए ने लॉन्च किया याओगन, याओगन नाम का एक नया सैटेलाइट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कनाडा के अंदर ओंटारियो में, कनाडा के अंदर ओंटारियो में एक स्ट्रीट का नाम, एक स्ट्रीट का नाम ए आर रहमान के नाम पे रखा गया है। तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कौन से देश में एक स्ट्रीट का नाम ए आर रहमान के नाम पर रखा गया है? उस देश का नाम क्या है? कनाडा। कनाडा में एक स्ट्रीट का नाम ए आर रहमान के नाम पर रखा गया है। कनाडा में एक स्ट्रीट का नाम ए आर रहमान के नाम पर रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 67th फिल्म फेयर अवार्ड अभी हुए। 67th फिल्म फेयर अवार्ड जो टाइम्स ग्रुप ने इसको करवाया। हिंदी लैंग्वेज फिल्म 2021 में इनको अवार्ड हैज ऑनर्ड द बेस्ट हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स। It has been honored at Geo World Center in Mumbai. कहां पर हेल्ड हुए ये? It has been held at Geo World Center जो मुंबई में है, वहां पर अभी हाल ही में 67th फिल्म फेयर अवार्ड हुए। जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में 67th फिल्म फेयर अवार्ड हुए, जिसके अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर क्रिटिक का अवार्ड सरदार उधम सिंह मूवी के लिए शोजित सिरकर को मिला है। बेस्ट फिल्म का, बेस्ट फिल्म का, बेस्ट फिल्म क्रिटिक का, बेस्ट एक्टर का किसको मिला है? विकी कौशल को सरदार उधम के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला है? विद्या बालन को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई जी को मिला है। तो याद रख लेना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई। उसके साथ साथ बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन शेरनी के लिए, ठीक है, बेस्ट एक्टर विकी कौशल को सरदार उधम के लिए, और बेस्ट फिल्म सरदार उधम गई है। ठीक है, किसमें? 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2022। चलिएगा, नेक्स्ट आता है हमारा अगला अवार्ड पर ही डिस्कशन चल रही है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड। कौन से अवार्ड है? रैमन मैग्सेसे अवार्ड। इसके बारे में बात करूं, इसे ना नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया भी कहते हैं। नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। मतलब जैसे वर्ल्ड के सबसे टॉप अवार्ड कौन से हैं? नोबेल प्राइज। और एशिया के सबसे टॉप कौन से हैं? तो एशिया के सबसे टॉप माने जाते हैं इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड। रैमन मैग्सेसे अवार्ड देता कौन है? फिलीपींस की गवर्नमेंट। फिलीपींस के, यहां पर देखो इनके बारे में लिखा हुआ है, फिलीपींस के थर्ड प्रेसिडेंट हुआ करते थे ये रैमन मैग्सेसे। थर्ड प्रेसिडेंट हुआ करते थे ये रैमन मैग्सेसे। इनके नाम से ये अवार्ड दिए जाने शुरू किए गए थे 1957 से। ठीक है, ये प्रेजेंट की जो सेरेमनी है इसकी 31 अक्टूबर को होती है। पहला रैमन मैग्सेसे अवार्ड 31 अक्टूबर नहीं, अगस्त, 31 अगस्त को होती है। पहला रैमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में दिया गया था। पहला रैमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में दिया गया था। इस बार 64th रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। ये ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो अपने फील्ड में, कोई
जनता के कल्याण में, पब्लिक वेलफेयर में कोई काम किया हो, तो ऐसे लोगों को रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, कोई मेडिसिन डेवलप की हो, कोई ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी परफॉर्म की हो, कोई वुमेन राइट या कोई भी ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई काम किया हो, पॉपुलेशन को बचाने के लिए कोई काम किया हो, हमारे देश में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया, तो ऐसे लोगों को ये दिए जाते हैं। अभी रिसेंट में 4 लोगों को दिया गया, पूरे एशिया लेवल के हैं, 4 लोगों को दिया गया। एक का नाम क्या है? चिम हथौड़ी मैड्रिड, चिम हथौड़ी मैड्रिड और ग्रे। चिम हथौड़ी मैड्रिड ग्रे, चिम हथौड़ी मैड्रिड ग्रे, चिम हथौड़ी मैड्रिड ग्रे, ये 4 लोगों को अभी रैमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया है। नाम इतने इतने से याद रख लेना, चिम हथौड़ी मैड्रिड ग्रे, चिम हथौड़ी मैड्रिड ग्रे, इनको क्या मिला है? रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और उसके साथ अगर मैं बात कर लेता हूं कि ना रैमन मैग्सेसे अवार्ड एक और पर्सन को इंडिया में से भी मिल रहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इंडिया के अंदर ना केरला की हेल्थ मिनिस्टर होती थी एक, के शैलजा, केरला की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा जी को फिलीपींस की गवर्नमेंट देना चाहती थी रैमन मैग्सेसे अवार्ड, क्योंकि ना इनके टाइम पर केरला में जब कोविड आया था, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए थे जिससे जो कोविड का इन्फेक्शन है उसको आगे बढ़ने से रोका जा सका था। ठीक है, केरला में इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स को लिया इन्होंने, तो ना इनको तो वैसे यूनाइटेड नेशन ने भी बुलाया था कोविड कमेटी में इंक्लूड होने के लिए। बहुत अच्छा इन्होंने केरला को संभाला था कोविड से, जिस कारण से इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड डिक्लेयर किया जा रहा था। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं इस अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। ये जो मैंने स्टेप्स लिए हैं वो पॉसिबल हो पाए केरला की जनता की वजह से। अगर अवार्ड देना है तो पूरे केरला को दिया जाना चाहिए था ना। मेरे नाम से मैं अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, केरला की जनता को ये अवार्ड मिलना चाहिए था। अगर आप अनाउंस करो केरला की जनता को रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है तो मैं उनके बिहाफ पर एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन मैं अकेले इस अवार्ड की हकदार नहीं हूँ। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया सा ये इनका स्पीच लगी, तो याद रखिएगा के शैलजा, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कौन सा अवार्ड? रैमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये 4 ही लोगों को दिया गया था, चिम हथौड़ी मैड्रिड ग्रे, चिम हथौड़ी मैड्रिड ग्रे, इन चारों को दिया गया था रैमन मैग्सेसे अवार्ड। चलो आगे चलते हैं। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा रिसेंटली won द एमए अवार्ड। एमए अवार्ड अभी हाल ही में इन्होंने जीता है आवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री सीरीज के लिए। आवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री सीरीज के लिए अभी हाल ही में एमी अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा, फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी ने। ठीक है, इनकी डॉक्यूमेंट्री है जो है आवर ग्रेट नेशनल पार्क, आवर ग्रेट नेशनल पार्क के लिए। अगला आता है हमारा डॉक्टर आशुतोष रावाविकार। डॉक्टर आशुतोष रावाविकार, डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च ऑफ आरबीआई, recently authored a book, Indian Banking in Retrospect, 75 year of independence. Indian Banking in Retrospect, 75 year of independence, ये अभी हाल ही में बुक लिखी गई। ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर आशुतोष रावाविकार। डॉक्टर आशुतोष रावाविकार जो डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च में आरबीआई की। बुक का नाम पता चल गया, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने लिखी है? आशुतोष जी ने। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में मर्सिडीज बेंज, आप लोगों ने सुना होगा, मर्सिडीज जो जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है मर्सिडीज बेंज, इन्होंने संतोष अय्यर जी को बनाया है एमडी, बनाया है एमडी एंड सीईओ बनाया है इंडिया के ऑपरेशंस के लिए, इंडिया के ऑपरेशंस के लिए। और ये अपना पदभार जो संभालेंगे वो 2023 से, 1 जनवरी 2023 से मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन होंगे? संतोष अय्यर, संतोष अय्यर।
अय्यर नाम आते सार ही नीति आयोग के सीईओ मत भूल जाना। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर और मर्सिडीज बेंज के संतोष अय्यर हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट न्यूज हमारा जो आता है वो आता है ये, फॉर्मर इंडियन गोलकीपर कल्याण चौबे। कल्याण चौबे जो वेस्ट बंगाल से हैं, रिसेंटली इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये बने हैं कल्याण चौबे। और इन्होंने डिफीट किसको किया है, हराया किसको है इलेक्शन में? ये हराया है बायचुंग भूटिया। बायचुंग भूटिया जो सिक्किम के हुआ करते थे, और ये सिक्किम के पर्सनालिटी हैं बायचुंग भूटिया। बायचुंग भूटिया जो अभी हाल ही में थे प्रेसिडेंट किसके? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट बायचुंग भूटिया को हराकर नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? कल्याण चौबे। नाम क्या है? कल्याण चौबे। ठीक है, याद रखिएगा। और बायचुंग भूटिया जी के बारे में एक और न्यूज आ रहा था अभी, ये ना अब वहां से तो हट गए, यहां से तो पता चल गया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट से हट गए, और अब ये इनकी जो पार्टी है, पार्टी के प्रेसिडेंट बनाए गए, पॉलिटिक्स इन्होंने ज्वाइन कर ली सिक्किम की रीजनल पार्टी को। बायचुंग भूटिया बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हमारो सिक्किम पार्टी। हमारो सिक्किम पार्टी के ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। हमारो सिक्किम पार्टी के प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? बायचुंग भूटिया। बायचुंग भूटिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सभी को पता है इंडिया की 15th प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू इंडिया की 15 प्रेसिडेंट हैं। अब ये जो 15th प्रेसिडेंट है, ये जो इन्होंने अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को 31st एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। ही हैज सक्सीडेड जस्टिस यूयू ललित। अब देखो क्या हुआ था। सबसे पहले ये जो नलसा है, नलसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसके जो चेयरमैन हुआ करते थे, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसके जो चेयरमैन हुआ करते थे पहले होते थे यू ललित। ठीक है, यू ललित यहां से हट गए, नलसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट से हट गए, इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। अब अगर मैं बात कर लेता हूं तो अब ये थोड़े समय के लिए बने, अब ये यू ललित 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हट गए। 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हट गए, और इनकी जगह जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने वो बने डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। डी वाई चंद्रचूड़ इंडिया के नए 50th, इंडिया के नए जो 50th है, 50वें, ये देखो मैंने यहां पर ऐड भी कर रखा है, डी वाई चंद्रचूड़ इंडिया के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। डी वाई चंद्रचूड़ इंडिया के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एक बार यहाँ पर दोबारा देख लीजिएगा, इसके बारे में मैं पूरे और डिटेल से आप लोगों को बताता हूं। देखो पहले क्या था, यू ललित इंडिया के नलसा के चेयरमैन होते थे। नलसा की चेयरमैन की पोस्ट से ये चले गए, इनकी जगह नलसा का चेयरमैन किसको बना दिया? वो बना दिया हमारे डी वाई चंद्रचूड़ को। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ है, जो यू ललित है, यू ललित सीजीआई के पोस्ट से भी चले गए, और इनकी जगह नया सीजीआई किसको बनाया गया है?
नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इंडिया के 50वें चीफ जस्टिस अभी अभी बने हैं, वो बने हैं DY चंद्रचूड़। और तुम्हें यह भी पता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और बाकी 33 अदर जजेस होते हैं, बाकी 33 अदर जजेस। और अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए? DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। ठीक है, चलो ये भी पता चल गया। आगे बात कर लेते हैं इंग्लैंड के पेसर जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन recently has become the first ever fast bowler to complete 950 wickets in international cricket. He has attained the historic feat on the day third of the second test against South Africa. He has broken the record of ऑस्ट्रेलिया के ग्लैन मैकग्रेथ। ऑस्ट्रेलिया के ग्लैन मैकग्रेथ की बात अगर चल रही है तो ऑस्ट्रेलिया के ग्लैन मैथब्रिक, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ग्लैन मैथब्रिक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, ग्लैन मैथब्रिक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अभी हाल ही में इंग्लैंड के पेसर जेम्स एंडरसन फर्स्ट ऐसे फास्ट बॉलर बने हैं। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है और कौन बने हैं, बस इतना सा याद रख लीजिएगा। इन्होंने कितनी विकेट्स ली हैं? 950 विकेट ली हैं, और ग्लैन ने 949 विकेट्स ली थी। ठीक है, और अब इनका रिकॉर्ड, ग्लैन का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? इंग्लैंड के पेसर जेम्स एंडरसन ने। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेशनल न्यूट्रिशन वीक। नेशनल न्यूट्रिशन वीक अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया 1 सितंबर टू 7 सितंबर। 1 सितंबर टू 7 सितंबर हमारे देश में न्यूट्रिशन के प्रति, डाइट के प्रति अवेयरनेस को फैलाने के लिए ये अभी नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया, जिसका थीम क्या था? वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर इसका थीम रखा गया था। न्यूट्रिशन की बात चल रही है, तो न्यूट्रिशन की बात को देखते हुए साथ साथ हम ये भी बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने फिफ्थ राष्ट्रीय पोषण माह 1 टू 30 सितंबर तक मनाया। राष्ट्रीय पोषण माह, पोषण स्कीम आई थी ना, प्राइम मिनिस्टर ओवर रियार्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ताकि अच्छे से अच्छा खाना सभी को मिल पाए, ताकि न्यूट्रिशनल डाइट सभी को मिल पाए, उसके लिए ये पोषण अभियान चलाया गया था। पोषण, प्राइम मिनिस्टर ओवर रियार्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, प्राइम मिनिस्टर ओवर रियार्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो अभी ये 5th पोषण माह हुआ 1 से लेकर 30 सितंबर तक, 1 से लेकर 30 सितंबर को ये मनाया गया। ठीक है, और चलते हैं अपने आज के लास्ट न्यूज की ओर। वर्ल्ड कोकोनट डे। वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया 2 सितंबर को, वर्ल्ड कोकोनट डे, जिसका थीम क्या था? ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थे, अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखे, अच्छे तरीके से समझे, और ऐसे ही अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन, नए पॉइंट्स, नए करंट अफेयर्स के 7 सितंबर का सेकेंड वीक। ओके, ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट वीक, आगे बात करेंगे सेकेंड वीक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।